हेलो, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी सीरीज़ की नार्सिसिस्ट लोगों से कैसे डील करें को आगे बढ़ाते हुए आपसे इस वीडियो में कुछ और आइडियाज़ और व्यूज़ शेयर करूँगा कि कैसे टॉक्सिक लोगों को पहचाना जाए और इनके साथ किस तरह से लोग सफ़र करते हैं और इनसे कैसे डील किया जाए। आइए अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है एम्पैथ और नार्सिसिस्ट लोगों के बारे में। एक ऐसा टॉक्सिक कपल जिसमें एम्पैथ बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमने कई जगह कई तरह से सुनी होती है। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही रहें, उन्हीं के साथ अपना रिलेशनशिप बनाएं। पर हमारे जो ऑपोजिट होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बनाने से हम कई सारे नए नए चैलेंजेस टैकल करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और ऐसे लोगों से मिलने का हमें मौका मिलता है, उनके साथ रिलेशनशिप में आने का मौका तैयार होता है जिसमें हम कुछ वैरायटी देख सकें और अपने से बिल्कुल ऑपोजिट और डिफरेंट लोगों को जान सकें, समझ सकें। पर कभी कभी इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत डेंजरस हो सकता है, जैसे कि एम्पैथ और नार्सिसिस्ट लोगों के टॉक्सिक कपल और कॉम्बिनेशन में होता है। जैसा कि पीछे इस वीडियो सीरीज में बताया है मैंने कि नार्सिसिस्ट लोग ऐसे लोगों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं जिन्हें वो यूज़ कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, और एम्पैथ जो होते हैं वो इसके सबसे इजी और सबसे बेस्ट टारगेट होते हैं। एम्पैथ और नार्सिसिस्ट पूरी तरह से ऑपोजिट होते हैं। नार्सिसिस्ट लोगों में जहां बिल्कुल एम्पैथी नहीं होती और वो सिर्फ अपने एडमिरेशन और सेल्फ बोस्टिंग के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिलेशन बनाते हैं, या ये कहें कि उसी के लिए जीते हैं, वहीं दूसरी तरफ एम्पैथ लोग जो होते हैं वो दूसरों की इमोशंस और दूसरों की इंटेंशंस और बिहेवियर्स के साथ एकदम ट्यूनिंग बिठा लेते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं और दूसरों की ज़रूरतों को अपने से ऊपर रखने की भी इनमें टेंडेंसी होती है। ये एक तरह के इमोशनल स्पॉन्ज होते हैं जिनके साथ आके आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और ये आसपास के लोगों की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी को इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, इस तरह के जो पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं इनकी वजह से ये नार्सिसिस्ट लोगों के चंगुल में आ जाते हैं आसानी से। नार्सिसिस्ट लोगों को ये बहुत अपील करते हैं क्योंकि नार्सिसिस्ट पाते हैं कि एम्पैथ ही ऐसे लोग हैं जो कि उनकी सारी ज़रूरतों को करीब करीब अनकंडीशनली पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं या उसे पूरी तरह से फुलफिल कर सकते हैं। इनको पता चल जाता है कि एम्पैथ जो है वो एक बहुत सेल्फलेस पर्सन है, इसलिए उसके साथ अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, अपनी उम्मीदों को थोपा जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली नार्सिसिस्ट और एम्पैथ की रिलेशनशिप कभी वर्कआउट नहीं करती, कभी सक्सेसफुल नहीं होती। नार्सिसिस्ट लोग एम्पैथ के प्रति इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो उनको देखते हैं कि वो लविंग हैं, उनमें गिवर वाली एक टेंडेंसी होती है, वो दूसरों को देना जानते हैं, दूसरों के साथ पूरी तरह से डिवोटेड हो जाते हैं, डेडिकेटेड हो जाते हैं। इस वजह से नार्सिसिस्ट लोगों को एम्पैथ अट्रैक्टिव लगते हैं। तो वहीं एम्पैथ लोग भी नार्सिसिस्ट लोगों से अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक फॉल्स इमेज देते हैं कि हम बड़े केयरिंग हो सकते हैं, हम तुम्हारे लिए सारी चीज़ें करके दे सकते हैं, तुम हम पर डिपेंड कर सकते हो, बहुत चार्मिंग लगते हैं, दिखाते हैं कि बड़े इंटेलिजेंट हैं, गिविंग हैं। ये सब तब तक चलता रहता है नार्सिसिस्ट की तरफ से जब तक कि आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहो या उनके हिसाब से चलते रहो, और जब तक कि उनके अंदर का ठंडा और कड़वा इंसान बाहर ना आ जाए। जब नार्सिसिस्ट को किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है तो वो शुरुआत में बड़े अटेंटिव और बड़े केयरिंग होंगे, बहुत ध्यान देंगे, लविंग एटीट्यूड रखेंगे, पर ये जो मुखौटा उन्होंने ओढ़ा हुआ रहता है ये धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। रिलेशनशिप की शुरुआत में एम्पैथ लोग सिर्फ नार्सिसिस्ट की गुड साइड, अच्छा पहलू, अच्छा चेहरा ही देखते हैं। बड़ी सारी उम्मीदें लग जाती हैं, बड़े सारे ख्वाब देखने लगते हैं। इस हद तक एक आइडियल पार्टनर की कल्पना उनकी पूरी होने लगती है कि ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें जो लव चाहिए था लाइफ में, जो आइडियल पार्टनर चाहिए था, वो उन्हें मिल गया है। एक अलग सा फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है नार्सिसिस्ट के लिए भी और एम्पैथ के लिए भी। पर अनफॉर्चुनेटली ये जो फैंटेसी वर्ल्ड है ये बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती, क्योंकि नार्सिसिस्ट नफरत से भरे हुए लोग होते हैं, सेल्फिश होते हैं, और उन्हें लगता है कि हर कोई उनके नीचे है, उनके अधीन है।
उन्हें लगता है कि वो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं या उनके साथ जो भी है वो बस उनके द्वारा कंट्रोल किए जाने के लिए ही उनके साथ है। जैसे जैसे नार्सिसिस्ट के असली रंग बाहर निकलने लगते हैं वैसे वैसे वो देखते हैं कि एम्पैथ जो है उसके अंदर कुछ कमियां हैं। वो उसकी कमियों को बार बार नोटिस करने लगते हैं। वो खुद भी उसको आइडियलाइज करने से दूर हटने लगते हैं। पहले नार्सिसिस्ट को भी लगता है कि शायद ये एम्पैथ जो है ये उनका आइडियल पार्टनर है, और यहाँ ये ऐसी एक विडंबना रहती है, ऐसा एक पैराडॉक्स रहता है कि दोनों शुरुआत में एक दूसरे को आइडियल तौर पर देखते ही देखते हैं, पर नार्सिसिस्ट की तरफ से धीरे धीरे ये जो आइडियल पार्टनर की जो कल्पना है, इमेजिनेशन है, ये गिरने लगती है। फिर वो उन्हें विक्टिमाइज करने लगते हैं, उनमें दोष ढूंढने लगते हैं, और जो उनको लगता है कि कोई परफेक्ट पार्टनर था ये, जब उन्हें लगता है कि नहीं इसमें तो कमियां हैं, तो धीरे धीरे वो उनसे डिससेटिस्फाइड होने लगते हैं और इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, किसी ना किसी तरह से उनको मैनिपुलेट भी करना शुरू कर देते हैं। इस हद तक ये अपने मन में धोखे से भर जाते हैं नार्सिसिस्ट लोग कि वो एम्पैथ की जो नेचुरल एबिलिटी है दूसरों से एम्पैथाइज करने की, उसको तक क्वेश्चन करवा देते हैं। मतलब एक एम्पैथ जिसका कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है कि वो नार्सिसिस्ट के साथ एम्पैथाइज कर रहा है, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा है, पर नार्सिसिस्ट उसके दिमाग में ये डाल देगा कि वो उसकी फीलिंग्स तो समझ ही नहीं पा रहा या पा रही, और वो उसके एम्पैथी वाली जो बेसिक एबिलिटी है, बेसिक क्वालिटी है, उस पर एक एम्पैथ को डाउट करा देते हैं। मतलब यहाँ दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। एम्पैथ को दोष देते हैं कि वो बड़े ड्रामेटिक हैं, बड़े इनसेंसिटिव हैं, या कई बार बोलेंगे तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो, छोटी छोटी बात पर सोचते रहते हो। धीरे धीरे नार्सिसिस्ट को लगने लगता है कि एम्पैथ की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ना कि उनकी ताकत है। शुरुआत में लगता है कि एम्पैथ का इमोशनल नेचर ये उनकी ताकत है, क्योंकि नार्सिसिस्ट उससे अपनी एक फुलफिलमेंट ढूंढता है, पर बाद में उसको यही चीज़ एक दोष की तरह दिखाई देने लगती है। ऐसा क्या होता है कि नार्सिसिस्ट इतनी जल्दी पलट जाता है? क्योंकि ये जो शुरुआत है ये नार्सिसिस्ट की तरफ से ही होती है। क्योंकि एम्पैथ को तो हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे वो सब मिल रहा है जो मुझे चाहिए, मुझे लव केयर सब मिल रहा है, या वो इस उम्मीद में रहते हैं कि मुझे हमेशा मिलता रहेगा। वो खुद के अंदर फ्लॉ ढूंढ के, कमी ढूंढ के अपने को करेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, पर नार्सिसिस्ट ही है जो सबसे पहले विड्रॉ करता है, दूर भागता है। उसी को सबसे पहले एम्पैथ के अंदर कमियां देखने में आती हैं, उसी को सबसे पहले वो दोष, वो खोट दिखाई देता है एम्पैथ के अंदर। ऐसा लगता है कि जैसे अब एम्पैथ जो है वो उनकी इमोशंस और फीलिंग्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। पर ऐसा होता क्या है इनके साथ? नार्सिसिस्ट को हमेशा पसंद आता है कि उसको एडमायर किया जाए, उसकी तारीफ की जाए, उसको हमेशा बड़ा मान के देखा जाए। वो चाहता है कि उसका पार्टनर उसको हमेशा आइडियलाइज करे। पर जैसे जैसे उसकी ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं, इनिशियल तौर पे जब उसको लगता है कि अब तो मेरे को सब मिल रहा है एम्पैथ से जो मुझे चाहिए, तो उन्हें लगने लगता है कि अब उन्हें एम्पैथ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो अंदर से ऐसा महसूस करने लगते हैं कि अब एम्पैथ को अपने साथ रखने में कोई फ़ायदा नहीं, तो धीरे धीरे उससे कटने लगते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो उनका एडमिरेशन की जो चाह है, नार्सिसिस्ट की जो एक सेल्फ लव है, वो शुरुआत में जब उन्हें लगता है कि पूरा हो गया, उसके बाद वो एम्पैथ को अपने साथ रखते तो हैं ताकि उनको कांस्टेंट एडमिरेशन मिलती रहे, पर वो जो लव और गिविंग वाला, जो केयरिंग वाला जो एटीट्यूड था, वो अपना विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब लव और केयर देने की अब क्या ज़रूरत है। एम्पैथ को कहीं ना कहीं वो इस तरह से मैनिपुलेट कर चुके होते हैं कि अब उनको पता है कि एम्पैथ तो उनके साथ रहेगा ही, क्योंकि एम्पैथ तो उनको छोड़ नहीं पाता या छोड़ नहीं पाती। तो ऐसे में नार्सिसिस्ट का जो एक एडमिरेशन वाला जो एक परसेप्शन है अपने को लेकर जो वो बहुत एंटाइटल्ड महसूस करता है कि उसके साथ तो दूसरे लोग रिलेशनशिप में रहने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, डेस्परेट हैं, वो उसका पूरा होने लगता है। तो शुरुआत में जब वो लव देता था, केयर देता था ताकि एम्पैथ की इमोशंस उसको मिले, वो मैनिपुलेट हो जाए, बाद में जब उसको पता है कि एम्पैथ अब पूरी तरह से उसके साथ रिलेशन में सेटल हो चुका है, तो अब वो अपने को और ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए दूर जाने की भी कोशिश करते हैं, ताकि एम्पैथ जब उनकी डिज़ायर में उनके लिए डेस्परेट रहेगा तो उनको ऐसा लगेगा कि देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ इसकी लाइफ में, ये मुझे छोड़ नहीं सकती या छोड़ नहीं सकता। तो ऐसे में वो इस सेल्फ एडमिरेशन के पूरे धुन में सवार हो जाते हैं, और एम्पैथ से अपने को काटना, अपने को दूर करना, ये अब उनको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील कराने लगता है। तो नार्सिसिस्ट पहले प्यार मोहब्बत दिखाता है या दिखाती है, फिर जो एम्पैथ है वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है या हो जाती है। धीरे धीरे नार्सिसिस्ट थोड़ा दूर हटने लगता है, क्योंकि अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं है एम्पैथ की, अब उसको एम्पैथ को बहुत ज़्यादा कुछ देने की, ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है, उसका मकसद साफ हो गया, उसने मैनिपुलेट कर लिया।
अब एम्पैथ जो है इस उम्मीद में कि नार्सिसिस्ट बदल जाएगा, नार्सिसिस्ट को उसके अंदर कुछ अच्छा दिख जाएगा, एम्पैथ सोचता है कि मैं अपने को थोड़ा सा बदल के नार्सिसिस्ट का अप्रूवल या उसका लव फिर से ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो ऐसे में साइकिल चलता रहता है और एम्पैथ जो है वो स्टक हो जाता है। उम्मीदें बंधी रहती हैं एम्पैथ के माइंड में कि आज नहीं तो कल कुछ अच्छा होगा, नार्सिसिस्ट बदल जाएगा, मेरे को अपने अंदर चेंज देखने में आ जाएगा, चीज़ें बेटर हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी। करते 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 समय बीतता जाता है और इस उम्मीद में एम्पैथ हमेशा नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में बंधा रहता है या बंधी रहती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एम्पैथ के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो नार्सिसिस्ट के टैक्टिक्स में ना फंसें। मतलब कहीं ना कहीं अगर एक एम्पैथ की लाइफ में नार्सिसिस्ट आ जाता है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि एम्पैथ जो है वो नार्सिसिस्ट के ट्रैप में फंस ही जाता है। और इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन ये होता है कि एम्पैथ की जो बेसिक इंस्टिंक्ट है दूसरे को अपनी इमोशंस और अपना साथ और अपनी केयर ऑफर करने की, वो उनको एक नार्सिसिस्ट में बहुत इजीली मिल जाता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट हमेशा अपने को बड़ा ही दुखी, बड़ा ही विक्टिम की तरह, बड़ा ही नीडी दिखाता है और एम्पैथ जो है उसको हमेशा बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है कि वो किसी की भी इमोशंस को फुलफिल कर सकता है या कर सकती है और एक नार्सिसिस्ट की जो एक इमोशनल इंजरी है उसको वो हील कर सकता है या कर सकती है। तो ऐसे में एम्पैथ जो है वो अपने को हमेशा ऑफर करता है या करती है और नार्सिसिस्ट इजीली उसे अपने ट्रैप में फंसा लेता है। दोनों को, नार्सिसिस्ट को और एम्पैथ को, हमेशा ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को फिक्स कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट को लगता है कि एम्पैथ जो है वो उस पर डिपेंडेंट है तो वो उसकी ज़रूरतें पूरे कर सकता है या कर सकती है। वहीं एम्पैथ को लगता है कि नार्सिसिस्ट को लाइफ में अच्छे लोग नहीं मिले, उसको हमेशा दूसरों ने धोखा दिया, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी पेन है, इमोशनल बहुत ही ज़्यादा सफरिंग है, तो उसको वो पूरा कर सकता है या पूरी कर सकती है। एम्पैथ को लगता है कि हम दोनों का साथ जो है वो बहुत ही आइडियल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों कभी ना कभी साथ आते ही आते हैं। एम्पैथ और नार्सिसिस्ट अक्सर साथ आ ही जाते हैं। बहुत इजीली ये अपने एनवायरनमेंट में एक दूसरे को तलाश ही लेते हैं। इनफैक्ट शुरुआत में एम्पैथ इस तरह से धोखे में आ जाते हैं एक नार्सिसिस्ट के ट्रैप में कि एम्पैथ को लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी इंसान के अंदर एम्पैथी ना हो। एम्पैथ को नार्सिसिस्ट के ट्रैप में, उसके चार्मिंग, उसके बड़े डोमिनेटिंग और सुपीरियर एटीट्यूड में कहीं भी इस बात का कोई साइन, कोई अंदेशा नहीं दिख पाता कि ये नार्सिसिस्ट एम्पैथी लैक करता है, कि ये नार्सिसिस्ट जो है ये बाद में जब इसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड से भरा, नफरत से भरा हो सकता है। क्योंकि एम्पैथ को लगता है कि दूसरे भी तो मेरे ही जैसे हैं, दूसरे भी तो कहीं ना कहीं मेरी ही तरह एक्ट करेंगे। आज भले ही ये नार्सिसिस्ट जो है ये नीडी है, पर कल को जाकर जब इसकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, कल को जाकर जब ये हील हो जाएगा या हो जाएगी, तो उस केस में इसके अंदर की एम्पैथी, लव वो और भी ज़्यादा निकल के आएगी। तो एम्पैथ जो है इस बिलीव में, इस एक्सपेक्टेशन में रिलेशनशिप में बना रहता है या बनी रहती है कि आज नहीं तो कल एक नार्सिसिस्ट भी उसके लिए वैसा ही फील करेगा जैसा कि वो उसके लिए फील करता है या फील करती है। एम्पैथ अक्सर वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे कि शांति बनी रहे और रिलेशनशिप अच्छे से चलता रहे, जबकि नार्सिसिस्ट लोगों को बहुत ड्रामा चाहिए होता है रिलेशनशिप में और वो लोगों की वीकनेस को पकड़ना जानते हैं, उसको मैनिपुलेट करना, एक्सप्लॉइट करना जानते हैं। उनको मज़ा आता है लोगों की टांग खींचना और उनकी वीकनेस या कमज़ोरी को बार बार बाहर लाना। उनको मज़ा आता है कि एम्पैथ को वो मैनिपुलेट करें ताकि एम्पैथ जो है हमेशा उसके लिए डिज़ायर बनाए रखे और एक ऐसी उम्मीद में बंधा रहे जो कि नार्सिसिस्ट को लगता है कि सिर्फ वही उससे फुलफिल कर सकता है या कर सकती है। इसलिए एम्पैथ में उम्मीदें जगाए रखने में नार्सिसिस्ट को बहुत मज़ा आता है। वो अपने बिहेवियर में कई बार बड़े काइंड हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, अपने बिहेवियर में ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे कि एम्पैथ जो है वो बिलीव करने लगता है कि अगर वो इसी तरह से कभी ना कभी बिहेव कर लें, इसी तरह से अगर वो अक्सर बने रहें तो शायद कितना अच्छा हो, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप फिर से पहले जैसी हो जाए। शुरुआत में रिलेशनशिप में जितना एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था, जितना रोमांस था, जितना केयर लव होता था, शायद वो दोबारा से आ जाए अगर ये नार्सिसिस्ट बस इन चीज़ों को चेंज कर ले। या एम्पैथ सोचता है कि शायद मैं अगर इन चीज़ों को चेंज कर लूँ तो शायद रिलेशनशिप कितनी बढ़िया हो जाए जैसे कि शुरुआती दिनों में थी। तो एम्पैथ अक्सर शुरुआती दिनों को सोच सोच के परेशान होता रहता है।
वो शुरुआती दिनों को सोच सोच के उसकी उम्मीद में बंधा रहता है कि शायद वो दिन वापस आ जाए, शायद वो सब हमारे बीच पहले जैसा हो जाए। एम्पैथ लोगों को लगता है कि सभी लोग मिस्टेक्स करते हैं, इसलिए उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे ये जो नार्सिसिस्ट है ये अभी स्ट्रगल कर रहा है, परेशान है, धीरे धीरे उसमें बदलाव आ जाएंगे, वो सुधर जाएगा या सुधर जाएगी और धीरे धीरे उनकी रिलेशनशिप पहले जैसी हो जाएगी। इनफैक्ट वो अपने रिलेशनशिप में होने वाली स्ट्रगल्स को भी इस उम्मीद से देखते हैं कि जैसे आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। नार्सिसिस्ट अक्सर ऐसा बोलता है कि नहीं, मुझे बदलना है, मैं बदल जाऊंगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो एम्पैथ सोचता है कि हाँ सही बात है, हर इंसान को बदलने का मौका मिलना चाहिए, हर इंसान बदल सकता है। तो वो इस उम्मीद में और इस इंतजार में लगे रहते हैं रिलेशनशिप में कि आज नहीं तो कल नार्सिसिस्ट बदल ही जाएगा। नार्सिसिस्ट लोगों की एक बड़ी खास स्ट्रेटेजी होती है कि अक्सर वो ये एम्पैथ को बताते रहते हैं कि उनके अंदर ये कमी है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, मैं सुधार कर रहा हूँ, मैं सुधर जाऊँगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा। वो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ उनके साथ कुछ इश्यूज हैं जिसे वो रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि कभी भी वो कोई चेंजेस लाने के लिए कोई एक्टिव स्टेप्स नहीं लेते। वो कभी भी अपनी मिस्टेक्स को पहचान कर उसे दूर करने के कुछ प्रैक्टिकल, कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्टेप्स कभी नहीं लेते। कभी वो बदलाव ला ही नहीं पाते अपने अंदर। और यही एक तरीका है जिससे कि वो एम्पैथ को हमेशा धोखे में रखते हैं, उसको अपने से बांधे रखते हैं। और ये उनके साथ काम कर जाता है क्योंकि एम्पैथ भी इसी उम्मीद में टिका है कि आज नहीं तो कल नार्सिसिस्ट बदल जाएगा। आफ्टर ऑल उसने ईमानदारी से अपनी गलतियां एडमिट की हैं। आफ्टर ऑल हर इंसान बदल सकता है, हर इंसान को बदलने का मौका मिलना चाहिए। बस इसी धुन में दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बने रहते हैं और नार्सिसिस्ट मैनिपुलेट करता रहता है। एम्पैथ चाहता है कि मुझे अपने पार्टनर को हेल्प करना चाहिए, आफ्टर ऑल मेरा फ़र्ज़ है या ये मेरी एक अच्छी क्वालिटी है। आफ्टर ऑल ऐसे ही तो रिलेशनशिप ग्रो करती है। आफ्टर ऑल रिलेशनशिप में सबको काम करना ही पड़ता है। अगर वो अपने रिलेशन पे वर्क कर रहा है या कर रही है तो मुझे भी काम करना चाहिए, मैं क्यों पीछे हटूं। और एम्पैथ के लिए तो वैसे भी ये बड़ा इजी, बड़ा नेचुरल होता है कि वो रिलेशनशिप पे वर्क करते रहें और रिलेशनशिप में उम्मीदें बनाए रखें और दूसरे को खुद को ऑफर करते रहें। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा नेचुरल सा हो जाता है क्योंकि एम्पैथ जो है वो नेचुरल केयर टेकर होते हैं। इसलिए वो ये सेंस कर लेते हैं कि हाँ नार्सिसिस्ट के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो है जो वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए उन्हें सपोर्ट देना चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली वो कुछ चीज़ें नार्सिसिस्ट के बारे में नहीं देख पाते कि नार्सिसिस्ट लोगों का तो स्वभाव ही होता है कि दूसरों से अपनी ज़रूरतें पूरी करवाना, और वो एक तरीके के एनर्जी वैम्पायर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। वो दूसरों की एनर्जी पर सरवाइव करते हैं, दूसरों की एनर्जी को निचोड़कर जीने की इनकी आदत है। इनका पालन पोषण ही होता है दूसरों के सेंटिमेंट्स और दूसरों की इमोशंस और फीलिंग्स पर। इसलिए नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलता। जितना ज़्यादा अटेंशन नार्सिसिस्ट को मिलता रहता है उतना ज़्यादा एम्पैथ विक्टिमाइज्ड फील करता है और ड्रेन होता रहता है, इमोशनली एग्जॉस्ट होता रहता है।